नमस्कार। दक्षिण भारत के इतिहास में ना एक ऐसा सुनहरा पन्ना है जिसके बारे में अक्सर बात ही नहीं होती। एक ऐसा साम्राज्य जो करीब करीब 300 सालों तक कला, संस्कृति और दौलत का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा। तो चलिए आज गोता लगाते हैं विजयनगर साम्राज्य की इसी शानदार कहानी में। किसी भी कहानी को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? मेरे हिसाब से उसके सबसे शानदार दौर से। तो चलिए हम भी अपनी बात शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य के स्वर्ण युग से, मतलब उस वक्त से जब ये अपनी पूरी शानो शौकत पर था। ये जो नंबर दिख रहा है 8, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, असल में ये एक प्रतीक है। ये संख्या विजयनगर के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय के दरबार की शान बढ़ाने वाले अष्टदिग्गज की है, यानी उनके 8 सबसे महान कवि और विद्वान। और वो महान शासक थे कृष्णदेव राय। इनका शासनकाल 1509 से 1529 तक रहा और इन्हीं के राज में, जैसा कि हम देख सकते हैं, व्यापार हो, खेतीबाड़ी हो या फिर आर्किटेक्चर, हर चीज ने अनबिलीवेबल ऊंचाइयों को छुआ। और कमाल की बात यह है कि कृष्णदेव राय सिर्फ एक बेहतरीन राजा ही नहीं थे, बल्कि एक जबरदस्त योद्धा और खुद एक बड़े विद्वान भी थे। सोचिए, एक तरफ उन्होंने उड़ीसा, बीजापुर और गोलकुंडा जैसी सल्तनतों को हराया, तो दूसरी तरफ तेलुगु साहित्य का मशहूर ग्रंथ आमुक्तमाल्यदा भी लिखा। मतलब हर तरफ से एक गोल्डन एज था, सही मायनों में। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना भव्य साम्राज्य आखिर बना कैसे? इसका मकसद क्या था? चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और इसकी जड़ों को समझते हैं। इस साम्राज्य की नींव 1336 में 2 भाइयों हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने रखी थी, और कहते हैं कि इस महान काम के लिए उन्हें प्रेरणा और मार्गदर्शन मिला था संत विद्यारण्य से। और यहीं पर इसकी सबसे खास बात छिपी है। देखिए, विजयनगर सिर्फ किसी राजा की गद्दी पर बैठने की इच्छा से नहीं बना था। इसका एक बहुत साफ और बड़ा मकसद था: दक्षिण भारत को बाहरी हमलों से बचाना और हिंदू संस्कृति की रक्षा करना। ये एक तरह से एक सांस्कृतिक ढाल की तरह था। और ये साम्राज्य कोई 150 साल नहीं चला, बल्कि लगभग 300 साल तक फलता फूलता रहा। इस लंबे दौर में इस पर 4 बड़े राजवंशों ने राज किया: संगम, फिर सलूफ, उसके बाद तुलूफ और आखिर में अरविंदु वंश। ये टाइमलाइन खुद ही इसकी लंबी विरासत की गवाही देती है। तो ठीक है, साम्राज्य बन गया, लंबा चला भी, पर सवाल यह है कि ये टिका कैसे रहा? वो कौन से पिलर्स थे जिन पर ये इतना बड़ा एम्पायर खड़ा था? चलिए इसके एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी को समझते हैं। इसके एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ थी नायक प्रणाली, और ये ना एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम था। इसमें होता ये था कि मिलिट्री अफसरों को ज़मीनें दी जाती थीं और बदले में वो उस इलाके का शासन भी चलाते थे और राजा को मिलिट्री सपोर्ट भी देते थे। इससे इतने बड़े बड़े प्रांतों पर, जिन्हें नाडु या मंडल कहते थे, कंट्रोल रखना बहुत आसान हो गया। अब बात करते हैं पैसे की। विजयनगर की आर्थिक ताकत भी ज़बरदस्त थी। खेती तो बेस थी ही, पर इसकी इकोनॉमी का असली इंजन था विदेशी व्यापार। यहां से हीरे, मसाले और बढ़िया कपड़े अरब देशों और पुर्तगाली व्यापारियों तक जाते थे, और इसी से साम्राज्य के पास बेशुमार दौलत आई। और जब पैसा होता है तो वो शान और शौकत में दिखता भी है, और विजयनगर के मामले में ये दिखा उसकी शानदार वास्तुकला में। क्या कमाल के निर्माण थे! भव्य द्रविड़ स्टाइल के मंदिर बनाए गए। आज भी हम्पी में मौजूद विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर, जिसका पत्थर का रथ तो दुनिया भर में मशहूर है, उस दौर की भव्यता की कहानी सुनाते हैं। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है ना? इतनी दौलत और ताकत के बाद विजयनगर के पतन की कहानी एक बहुत ही भयानक जंग से शुरू हुई। तो अब कहानी का मिजाज थोड़ा गंभीर होने वाला है। ये तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। साल 1565, तालीकोटा का युद्ध। ये वो पल था जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। इस लड़ाई में मुकाबला बराबरी का नहीं था। एक तरफ अकेला शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य था, तो दूसरी तरफ दक्कन की सल्तनतों की मिलीजुली फौज थी, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर सब शामिल थे। और नतीजा? तबाही। विजयनगर की बुरी तरह हार हुई और उसकी खूबसूरत राजधानी हम्पी को बेरहमी से लूटकर तबाह कर दिया गया। एक जीता जागता शानदार शहर देखते ही देखते खंडर बन गया। तो साम्राज्य का तो अंत हो गया, पर क्या उसकी कहानी भी वहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं विजयनगर की उस विरासत की जो मिटाए नहीं मिटती और जो आज भी जिंदा है।
विजयनगर की असली विरासत ये है कि उसने सदियों तक दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति के एक किले की तरह काम किया। इसकी छत्रछाया में कला, आर्किटेक्चर और खासकर क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत विकास हुआ। इसका असर आज भी दक्षिण भारत के कल्चर में साफ साफ देखा जा सकता है। ये सच में मध्यकालीन भारत का एक स्वर्णिम अध्याय था। तो आखिर में एक सवाल के साथ बात खत्म करते हैं। साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर क्या उसकी संस्कृति और उसकी कला अमर नहीं हो गई? शायद यही इतिहास हमें सिखाता है कि सत्ता चली जाती है पर संस्कृति जिंदा रहती है।